तो प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड, पहले आप ये दिमाग में एक बार फिर से डाल लीजिए कि कोलोइड क्या चीज होती है। पिछली क्लास में आपको समझाया था कोलोइड कैसा मिक्सचर होता है। एक मिनट के लिए मैं ये बात बता देता हूं। जैसे कोलोइड, दरअसल कोलोइड में एक डिस्पर्जन फेज होता है, मीनिंग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को, अरे पता है ऐसे तो तुम इस लैंग्वेज में तो ये और टिपिकल हो जाएगा, सीधा सा सॉल्वेंट की तरह। बस सॉल्वेंट नहीं होता है डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, मतलब सॉल्वेंट का रोल अदा करता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर होता है। अब डिस्पर्जन मीडियम के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस होता है और वो दूसरा सब्सटेंस के पार्टिकल जैसे सोल्यूट, तो ये कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज। तो ये जो पार्टिकल है ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के साइज के होते हैं। मैंने आपको काफी बातें बताई है। मैंने आपको यह भी कहा है अंदर जो पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर से छोटे भी होते हैं, मगर वो बहुत कम संख्या में होते हैं, वो डिजॉल्व होते हैं। 1000 से बड़े भी होते हैं, मगर ज्यादातर पार्टिकल 1 से 1000 के बीच है, इसीलिए ये कोलोइड कहलाएगा। यानी अंदर कुछ पार्टिकल ऐसे भी हैं जो डिजॉल्व फॉर्म में है, जैसे सोल्यूट डिजॉल्व होता है, और अंदर कुछ पार्टिकल ऐसे भी हैं जो सस्पेंशन फॉर्म में है, जैसे कि सस्पेंशन में एक सब्सटेंस सस्पेंडेड रहता है लेकिन डिजॉल्व नहीं होता है। ज्यादातर पार्टिकल 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज के हैं। तो इसमें एक प्रोसेस है पेप्टाइजेशन। जो पेप्टाइजेशन है वो मैंने पढ़ाया था, और पढ़ाया है या नहीं ये अभी पता चल जाएगा जैसे मैं पढ़ाऊंगा। तो जो पेप्टाइजेशन होता है, पेप्टाइजेशन का मतलब होता है एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलना। बहुत सिंपल तरीके से आराम से मैं वर्ड बोल रहा हूं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई खिचड़ पिचड़ मैंने बोला है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलना पेप्टाइजेशन कहलाता है। तो जो पेप्टाइजेशन है ये एक्चुअली में कुछ ऐसे होता है। दरअसल कोई भी बच्चा जो पेप्टाइजेशन नहीं समझता है वो ये समझना चाहता है जो मैं बनाऊंगा। आप अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें या इसको किताब में से पढ़ें या इसकी वीडियोस देखें तो ज्यादातर वीडियोस सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगी। उनमें दरअसल कुछ ऐसा होगा जैसे कि किताब की ही लैंग्वेज को अपने वर्ड्स में रिपीट किया जा रहा है, और जो मैं बता रहा हूं ये मेनली कहीं लिखा नहीं है। ये जो वर्ड्स लिखे हैं उनको मैंने फिगर्स में उतार दिया है कि कुछ ऐसा होने वाला है। होता ऐसा है कि हम दो सब्सटेंस लेते हैं, एक हम लेते हैं डिस्पर्जन मीडियम। मैं किसी डिस्पर्जन मीडियम का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आपको भी अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ ये कुछ है डिस्पर्जन मीडियम, मान लो कोई लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर मैं एक सब्सटेंस डालूंगा, वो सॉलिड है। और ये जो सॉलिड है ना ये घुलता नहीं है इस लिक्विड में, यानी ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब ये लियोफोबिक है सॉल्वेंट, ओ सोल्यूट, सॉलिड। सॉलिड जो है वो लियोफोबिक है। लियोफोबिक का मतलब है, या लायोफोबिक जो भी है। सोल्यूट जो है वो लियोफोबिक है, इसका मतलब वो सॉल्वेंट को पसंद नहीं करता है, सॉलिड। तो जब सॉलिड इस लिक्विड को पसंद नहीं करता है, यानी इस लिक्विड और इस सॉलिड के बीच में अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये सॉलिड पूरी तरह डिजॉल्व हो जाए और लिक्विड के साथ मिल जाए। ऐसा होने के लिए भाई सोडियम क्लोराइड क्यों घुल जाता है पानी में अच्छी तरीके से? क्योंकि सोडियम क्लोराइड में जो प्लस और माइनस चार्ज होता है वो पानी के डाइपोल्स यानी प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है अच्छे से।
यानी पानी के मॉलिक्यूल आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, तो आयन अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं टूटकर। मगर ये सॉलिड जिस लिक्विड में डाला जा रहा है, वो लिक्विड इस सॉलिड के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं करता है, कोई वजह नहीं है इनके जुड़ने की। फिर भी आप अगर इसे डालेंगे तो इसके थोड़े बहुत टुकड़े तो हो ही जाएंगे बड़े बड़े, ये इतने बड़े नहीं होते हैं। ये कोई डिजॉल्व नहीं है, ये आपने जबरदस्ती एक डिस्पर्ज फेज को घुसा दिया है डिस्पर्जन मीडियम में। ये जो सब्सटेंस है ये सॉलिड सब्सटेंस है, और ये सॉलिड पड़ा हुआ है, ना ये घुला है, कुछ नहीं है, पड़ा हुआ है, नीचे ठहरा हुआ है। ऐसा सॉलिड जो किसी लिक्विड में पड़ा हो, डिजॉल्व ना हो, पीपीटी कहलाता है। तो ये सॉलिड पीपीटी है, और ये पीपीटी इस लिक्विड में डिजॉल्व नहीं है। इस पीपीटी को जो अभी अभी बना है, इस पीपीटी को मैं कोलाइडियल सॉल्यूशन में बदलूंगा। आप बड़े अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप, मैंने बताया ना कि अगर जब तक हम अगली क्लास लेंगे तो बल्कि टाइम बचेगा। स्क्रीनशॉट लो तो ये एक पीपीटी है, और पीपीटी का मतलब कुछ ऐसा हो गया आपके लिए, जैसे हाँ, तो पीपीटी का मतलब कुछ ऐसा हो गया आपके लिए कि एक अनडिजॉल्व सॉलिड जो किसी लिक्विड में पड़ा हुआ है। क्यों ना लिख दें इसे, अनडिजॉल्व सॉलिड सस्पेंडेड इन ए लिक्विड। तो दिक्कत क्या आ रही है पता है? दिक्कत ये आ रही है, एक मैसेज देख लूं जरा मैं। तो दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारा पीपीटी है ना, उसके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं। ये मैंने बड़ा बड़ा बना दिया। लेट सपोज ये पीपीटी है, समझाने के लिए ऐसा फिगर बनाना पड़ता है, नहीं तो ये नीचे बैठे हुए होते हैं ज्यादातर। तो ये मेरा पीपीटी है। तो पीपीटी के जो पार्टिकल है ना, वो साइज में बहुत बड़े हैं, ये सस्पेंशन से भी बड़े पार्टिकल है। इसमें ना तो ये मिक्सचर आपको होमोजीनस दिखेगा, ना ही आपको इसमें कोई भी कैरेक्टर जो सस्पेंशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में होते हैं वो नजर आएंगे। ना ही ये स्टेबल है, ये कुछ नहीं है, दो सब्सटेंस आपस में मिक्स नहीं है मगर एक दूसरे के साथ है। बस हमारा काम है कि पीपीटी के पार्टिकल्स को तोड़ना, इतना छोटा करना कि वो कोलाइड रेंज में आ जाए। और कोलाइड रेंज होती है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो अगर मैं इसे छोटा करना चाहता हूं तो एक पार्टिकल से ले लीजिए, फिगर साफ बनेगा। तो ये पीपीटी है, एक पार्टिकल से समझ लीजिए, ये पीपीटी है। ओ, लगा तो है निशान। तो अगर मैं पीपीटी में इलेक्ट्रोलाइट डालूं, प्लस और माइनस, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो एक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कैटायन और एनायन है। ये इलेक्ट्रोलाइट डिस्पर्जन मीडियम में जाने के बाद कैटायन और एनायन में अलग हो जाएगा। अब दरअसल आप ये नहीं पता कर सकते कि कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा। ये इस चैप्टर की एक खास बात है। सिर्फ आप याद कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल जो बुक में दिए हैं, और आप अगर बुक नहीं पढ़ते हैं तो पता नहीं आप, वो एक बैनर नहीं बना हुआ है उसका एकेजी का जिसमें लिखा है वाई टॉपर्स आर टॉपर। तो भैया टॉपर्स आर टॉपर तभी होंगे जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वरना ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। अब सुनो, तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा ना, तो इलेक्ट्रोलाइट में से कैटायन और एनायन, लेट सपोज एनायन तो डिस्पर्जन मीडियम में मजे कर रहा है, और ये जो कैटायन है ये कोलॉइड के सरफेस पर अटैच हो गए। अब देखो,
कैटायन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है ना। ये कैटायन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और मगर ये कोलोइड, ये पीपीटी को पकड़े रखना चाहते हैं। पीपीटी ने इन्हें पकड़ लिया है, और लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो आप सुनिए बस आराम से, मैं क्या कहता हूं। ये जो पीपीटी है, इसके ऊपर कैटायन एडजॉर्ब हो गया। आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा क्या एडजॉर्ब हो? आपसे कहा किसी ने कि पता करना है? ऐसे नहीं पता चलता है कि कौन सा कैटायन एडजॉर्ब होगा। जो थोड़ी बहुत ट्रिक्स बता भी रहे हैं चैनलों पर, वो भी कुछ एक एग्जाम्पल है जो उन्होंने भी लर्न किए हुए हैं, उन्हीं को वो कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको लग सकता है कि मैं इससे पता कर पाऊंगा कि कौन सा कैटायन और एनायन एडजॉर्ब होगा, कैटायन एडजॉर्ब होगा एनायन, लेकिन ऐसा है नहीं। पीपीटी के ऊपर कैटायन एडजॉर्ब है, कैटायन आपस में एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, लेकिन पीपीटी को पकड़े रखना चाहते हैं। ये ठीक ऐसा हो गया जैसे कि बहुत सारे बच्चे बहुत बड़े बर्गर को पकड़े रखना चाहते हैं, पिज्जा को पकड़े रखना चाहते हैं, और एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इनके एक दूसरे के रिपल्सन से और इसे पकड़े रहने से पीपीटी के टुकड़े हो जाते हैं। और टुकड़े, एक सडनली पीपीटी इतना छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन टुकड़े होते रहते हैं। पीपीटी छोटा होता है, छोटे वाले के और टुकड़े हो जाते हैं, उससे छोटे वाले के और टुकड़े हो जाते हैं। तो ज्यादातर पार्टिकल पीपीटी के, सारे नहीं, बच्चे सोचते हैं कि भाई सारों के साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, इनको मालूम है कि कितना छोटा होना है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे कोलाइड रेंज में टूटेंगे, अधिकतर कोलाइड रेंज में टूट जाएंगे। अब ये पार्टिकल जो छोटे हो गए हैं पीपीटी के टूटने से, ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है, मोस्टली 90% से ज्यादा। और अब आप इसे कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं, मगर ये जबरदस्ती बनाया गया। ये डिस्पर्ज फेज है, और देखो कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है प्लस, है ना। तो ये एक लियोफोबिक है, ये लियोफोबिक को बन, लियोफिलिक तो अपने आप ही बन जाता है। तो ये है डिस्पर्ज फेज, और ये डिस्पर्जन मीडियम। ये पैक्टाइजेशन है कि भाई एक पीपीटी को इसमें बदल दिया गया है। जो एनायन है वो यहां पे फैला हुआ है डिस्पर्जन मीडियम में, डिस्पर्जन मीडियम में नेगेटिव चार्ज है। अब ये देखिए, ये बड़ी ना सोफेस्टिकेटेड सिचुएशन है, बड़ी ही सेंसिबल सी। ये जबरदस्ती आपने बनाया है। आप ये देखिए इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि ये जो पार्टिकल है ना, ये एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं छोड़ो, अगर मैं इसको अलग कर दूं ना, प्लस को, और इसके प्लस को अलग कर दूं, तो इनके चारों तरफ डिस्पर्जन मीडियम आ जाएगा। और डिस्पर्जन मीडियम इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उससे इनका अच्छा इंटरेक्शन नहीं है। तो डिस्पर्जन मीडियम से बचने के लिए आपस में जुड़ने लगेंगे और पीपीटी बना देंगे वापस। यही प्लस चार्ज जो इनके ऊपर है, इन्हें रोक रहा है आपस में जुड़ने से। ये स्लाइटली रिपल्सन, वीक रिपल्सन जो है, यही वीक रिपल्सन इन्हें दूर बनाए रखता है, और ये आपस में जुड़कर बड़े नहीं हो रहे हैं, वरना ये इस रेंज से बड़े भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी सेंसिटिव सी सिचुएशन है। अगर ये प्लस चार्ज हट गया तो ये वापस पीपीटी बन जाएगा, और ये बड़ी आसानी से हट जाता है। ये आगे टॉपिक आएगा कोएगुलेशन, उसमें आएगा ये कैसे कैसे हट जाता है। अभी मैं इस फिगर को दोबारा बनाऊंगा, और फिर मैं इसके बारे में कुछ बातें बोलूंगा, वो समझनी है। बताइए, यहां आया, ये आया समझ में? एक बार बता दीजिए मुझे। ये मुझसे ये शो सा मत करवाइए। हम्म गुड। अब सुनिए। थोड़ी सी इंक और डाल लूं, ये अच्छा दिखेगा फिर बोर्ड। और
अब सुनिए, अब मैं इस फिगर को दोबारा बनाता हूं और इसके बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा। देखिए, तो ये जो फिगर है, मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था कि इसको बिल्कुल रट लेना है। अब अगर थोड़ा बहुत तुम सेंस लगाओ, ज्यादा भी नहीं, तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ये सिचुएशन जो है इस कोलाइडियल सॉल्व की, जब मैं सॉल्व बोलता हूं तो दिमाग में आना चाहिए लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड प्रेजेंट है और उस सॉलिड के पार्टिकल 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच है। तो जब मैं ये फिगर बनाता हूं कोलाइडियल सॉल्यूशन का, तो इसमें दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ये बड़ा ही अजीब सी सिचुएशन है। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें डिजॉल्व इम्प्योरिटी है, यानी वो पार्टिकल जो साइज में बहुत ही छोटे हैं, जो सॉल्युबल है, जो घुल गए हैं, अंदर दिखाई नहीं दे रहे। कुछ बड़े सस्पेंडेड पार्टिकल है जो कोलाइड रेंज में नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट है और जो कि खतरनाक है। देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट क्या कर सकता है अगर आपने जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाला है, या अगर कुछ ऐसे प्लस चार्ज मेनली अंदर प्रेजेंट है जो फ्री है, कहीं अटैच नहीं है, या इन पार्टिकल्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्लस चार्ज है जितना नहीं होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है, मगर अगर ज्यादा कैटायन इसके सरफेस पर हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए, तो इसमें खतरा यह है कि ज्यादा अगर कैटायन एब्जॉर्ब होंगे ना, तो वो कैटायन एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते हैं, और रिपल्सन अगर ज्यादा फैल जाए तो इससे ये लेयर डिस्टर्ब भी हो सकती है, या पार्टिकल साइज में ज्यादा छोटा हो सकता है और टूटने लगेगा, ज्यादा कैटायन अंदर ऊपर अगर प्रेजेंट है। तो कैटायन होना जरूरी है, मगर कैटायन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ उतना होना चाहिए जितने की जरूरत है, जितने इलेक्ट्रोलाइट से इनके बीच बस इतना रिपल्सन रहे कि ये आपस में मिले ना, इतना रिपल्सन ना हो कि इनमें इतनी टक्करें होने लगे कि ये लेयर एक समय पे जाकर टूट जाए। उसका एक ही तरीका है, इन सभी बातों का एक ही तरीका है कि कैटायन और एनायन यानी इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है, मगर सिर्फ उतना जितने की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट सिर्फ उतने की है जो इन पार्टिकल्स को 1 से 1000 तक तोड़ दे, दूसरा इन्हें मिलने से अलग कर दे। अगर कैटायन एक्स्ट्रा है और फ्री है तो वो डिस्टरबेंस अंदर क्रिएट कर सकते हैं, और ये दोबारा पीपीटी में बदल सकता है। ये कभी भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, बस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इसे प्योर करने की जरूरत है, ये अभी इम्प्योर है। तो इसको प्योर करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड बड़े सिंपल, और तुम कहो तो मैं इसके 3 फिगर बना दूं यहां एक तो डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इसका तो अलग टॉपिक ही पता नहीं क्यों बना दिया है। तीसरा अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो मैंने आपको पहले ये समझाया अभी थोड़ी देर तक कि डायलिसिस किया क्यों जा रहा है, मतलब ये प्योरिफिकेशन किया क्यों जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि बाद में आप कहें पता नहीं, बड़े ही स्लो मोशन में मैंने आपको बताया कि प्योरिफिकेशन किया जा रहा है। तो प्योरिफिकेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें ये इम्प्योरिटी है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप ये नहीं समझ पाए कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट क्या बिगाड़ सकता है, तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा है तो उसको हटाना है, बस। डायलिसिस का सीधा सा तरीका है कि आपने जो अपना
कोलाइडियल सॉल्यूशन है इम्प्योर, इम्प्योर कोलाइडियल सॉल्यूशन, जो आपका इम्प्योर कोलाइडियल सॉल्यूशन है, दो पार्टिकल बना देता हूं मैं, प्लस उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में रख दिया है, इस कंटेनर में नहीं, ये कोई थैला है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ वही डिस्पर्जन मीडियम है, ये डिस्पर्जन मीडियम है जो अंदर है। तो यहां पे लो कंसंट्रेशन है डिस्पर्जन मीडियम की और अंदर हाई। बहुत सारे वर्ड हो गए यहां। तो जो भी कोलाइडियल पार्टिकल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के होल इतने बड़े नहीं होते कि कोलाइडियल पार्टिकल उनसे पास होके बाहर आ जाए। आप इन्हें सोल्यूट की तरह समझिए। आपने एक बार पढ़ा था कि सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन से, जहां सॉल्यूशन की हाई कंसंट्रेशन है वहां से लो की तरफ आने लगते हैं। ये पढ़ा है आपने ओस्मोसिस में, जो चैप्टर 2 में बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो ये पार्टिकल सोल्यूट के हैं मगर ये बाहर नहीं आ सकते, और इनका बाहर आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर तो ये बिगड़ जाएगा। ये बाहर नहीं आ सकते, इनका साइज बड़ा है, मगर इलेक्ट्रोलाइट जो एक्स्ट्रा है, भाई ये तो चिपका हुआ है, और चिपके हुए के लिए बाहर आना मुश्किल है क्योंकि वो अटैच है, एब्जॉर्ब है। मगर जो इलेक्ट्रोलाइट फ्री है वो आसानी से बाहर आ सकता है, चाहे वो एनायन हो चाहे कैटायन। वो साइज में छोटा भी होता है और यहां से बाहर भी। डिजॉल्व पार्टिकल जो बहुत छोटे हैं, जो डिजॉल्व हो गए नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी बाहर आ सकते हैं, मगर कोलाइडियल पार्टिकल बाहर थोड़ी आ जाएंगे, ये तो साइज में बड़े हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस में सिर्फ इतना है कि अगर आप इसी में ही, यही समझा रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, यहां एक नेगेटिव प्लेट लगा दें, यहां पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस बन जाता है। इससे होता यह है कि जो प्लस वाला है वो एनायंस को खींच लेता है, और जो माइनस वाला है वो कैटायंस को। ये ज्यादा समय तक नहीं करना है, वरना ये कैटायंस भी खींच के बाहर आ जाएंगे। ये कम इलेक्ट्रिसिटी में करना है, बस इससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा प्रोसेस, कैटायन और एनायन जल्दी बाहर हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रोडायलिसिस बन जाता है। समझ गए? बताना एक बार। ठीक है। सर सर नॉर्मल डायलिसिस में जो कैटायंस हैं जो प्रेजेंट है उसके अंदर, सर वो बाहरी मतलब क्यों आना चाहेंगे? तुमने ओस्मोसिस पढ़ा है? सब्सटेंस हमेशा सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ बढ़ता है, पहले ऐसा याद अच्छा, करो। हाँ ऐसा सर, कुछ हाँ पढ़ा सर, है? समझ गया। तो सोल्यूट के पार्टिकल है ना इलेक्ट्रोलाइट। और एक दिन जब हमने ये पढ़ाया था पहली बार ऑस्मोसिस, तो भी मैंने ये बताया था कि ये बाहर क्यों आ रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा फिगर नहीं बनाया जा सकता यहाँ पर, उसमें होल्स बनाकर समझाना पड़ता है, होल्स के साइज के हिसाब से, कि ये इलेक्ट्रोलाइट बाहर क्यों आ रहे हैं, और पानी मतलब इलेक्ट्रोलाइट बाहर क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं, इलेक्ट्रोलाइट यहीं क्यों है। तो वो ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। तुम एक वीडियो देखना, मैं भेज दूंगा अगर तुम्हें देखना हो, उसमें मैं ये बात समझा रहा हूं। अभी फिलहाल इस बात का इतना रोल नहीं है, बस हम ये कह देते हैं कि भाई ऑस्मोसिस में होता ही ऐसा है कि सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। अब सुनिए, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना, समझना इसे। नॉर्मल फिल्टर पेपर
फिल्टर पेपर आता है जी, ये पता नहीं, मैंने कभी खरीदा नहीं है कि ये मिलता कहाँ है, लेकिन मैंने देखा है सेल्यूलोज से भी बना होता है। बहुत बारीक होल होते हैं इसके, ये चाय वगैरह छानने के काम नहीं आएगा। रुको थोड़ी सी चाय पी लो। ये चाय वगैरह छानने के काम नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल फिल्टर पेपर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं वो एक भी बताता हूं, लेकिन अभी कहां कर रहे हैं वो देखो। अगर मैं नॉर्मल फिल्टर पेपर पर कोलाइडल सॉल्यूशन डालूं तो नॉर्मल फिल्टर पेपर सब कुछ छान देगा, डिस्पर्जन मीडियम भी एंड डिस्पर्ज फेज भी दोनों नीचे आ जाएंगे, यानी कोलाइडल पार्टिकल भी। यहां आपको ये समझना है कि नॉर्मल फिल्टर पेपर के जो होल्स होते हैं ना वो बड़े होते हैं, किसके मुकाबले? कोलाइडल पार्टिकल के। डिस्पर्ज फेज कोलाइडल पार्टिकल्स को ही कहते हैं। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप इसे छान नहीं सकते। छानना क्यों है मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहले समझो कि छानना है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना है नॉर्मल फिल्टर पेपर का। इससे डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज फेज अलग नहीं होगा। डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल छोटे होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। डिस्पर्ज फेज जो होता है वो कई मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन होता है। जैसे ये तो पार्टिकल दिखते भी नहीं है सॉल्वेंट के, मगर ये दिखते हैं, ये कई पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है। तो ये बड़े होते हैं, ये छोटे, लेकिन ये दोनों ही छन गए। लेकिन आप अगर नॉर्मल फिल्टर पेपर अगर आप नॉर्मल फिल्टर पेपर को नाइट्रोसेल्यूलोज में भिगा दें, प्लस अल्कोहल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा या ईथर भी चल जाएगा। इसे मे भी इसे कोलाइडियन कहते हैं, मैं भी इसका नाम नहीं लिख रहा हूं, आप पढ़ लेना कि इस मिक्सचर को क्या कहते हैं। अगर मैं नॉर्मल फिल्टर पेपर को नाइट्रोसेल्यूलोज और अल्कोहल या एथर के मिक्सचर में मिला दूं, ये दोनों तो डालने हैं या ये दोनों डालने हैं, तो ये गीला हो जाएगा पेपर, वेट फिल्टर पेपर, मगर इसके छेद छोटे हो जाएंगे, होल्स, ये भर जाएगा ना छेद में। और फिर मैं ये इसे फॉर्मेल्डिहाइड में डालूं HCHO, तो पेपर सॉफ्ट से हार्ड हो जाएगा, गीला हो गया सॉफ्ट हो गया है ना, तो हार्ड फिल्टर पेपर बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक फिल्टर पेपर बनाया है जिसके होल्स काफी छोटे हैं। यह है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर का करना क्या है वो देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो उसका, एक बार ये देख लो 30 सेकंड में लिखा हुआ। अब सुनो। जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है उसके होल्स छोटे होते हैं और अगर आप इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन ऊपर से डालते हैं तो इसमें कोलाइडल पार्टिकल यहीं अटक जाएंगे, बड़े आराम से, ज्यादा हिलाना नहीं है इन्हें कोलाइडल पार्टिकल्स को। इनके ऊपर लेयर है इलेक्ट्रोलाइट की,
नीचे डिस्पर्जन मीडियम आ जाएगा प्लस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब नहीं है उसे फोर्सली नीचे खींच लिया जाएगा, प्लस डिजॉल्व इम्प्योरिटी सब नीचे आ जाएगी। छोटे पार्टिकल है जितने भी, डिजॉल्व का मतलब ही पार्टिकल छोटे हो गए। तो आपका ये जो सब्सटेंस है ये तो आपके पास सूखे पार्टिकल बच जाएंगे, कोलाइडियल पार्टिकल, यानी सिर्फ डिस्पर्ज फेज बच जाएगा, प्योर डिस्पर्ज फेज। तो फिर आपको इसमें प्योर डिस्पर्ज फेज में दोबारा प्योर डिस्पर्जन मीडियम मिलाना पड़ेगा, वही वाला। तो आपको इस डिस्पर्जन मीडियम में गंदगी थी वो अलग हो गई डिस्पर्जन मीडियम के साथ, नया डिस्पर्जन मीडियम लाइए जिसमें गंदगी ना हो, तो प्योर कोलाइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। कोई दिक्कत हो तो 15 सेकंड में पूछना, नहीं तो चलेंगे आगे। खत्म हो गया प्योरिटी, अगला टॉपिक पढ़ना है। जी अगला टॉपिक थोड़ा सा पुरानी यादों पर है, लेकिन मैं समझाऊंगा, लेकिन इसी तरीके से समझा रहा हूं जैसे मैं आराम आराम से बोल के सुनते रहना है। यहां से जो टॉपिक्स है ना वो थोड़ा पढ़ के देखना, मेरी बात मत मानना, पढ़ के देखना, उनकी थोड़ी लय सी समझ नहीं आएगी, फ्लो कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं और कहां जा रहा है। समझाने में भी थोड़ा सा हैक्टिक है लेकिन समझ आएगा। देखिए ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। भाई ये टॉपिक खत्म होने पर ही जाना है, यानी 15-20 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा टिंडल इफेक्ट, तीसरा कलर, चौथा ब्राउनियन मूवमेंट। ये तीनों पढ़ने में अच्छे नहीं लगते, ब्राउनियन मूवमेंट मेरे से ही समझ लेना। पांचवा चार्ज, ये समझ में आता ही नहीं है, चार्ज ऑन कोलाइडियल सॉल्यूशन। इसे पढ़ने के बाद चैप्टर आधे घंटे का रह जाता है, बस शायद आधे घंटे का भी, मुझे पता नहीं है, लेकिन रह जाता है थोड़ा सा। ये खत्म पे है बिल्कुल, क्योंकि बीच का एंजाइम और कैटलिस्ट नहीं आया वो 2-3 पेज, इसलिए थोड़ा जल्दी हो गए। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझना, चैप्टर 2 में हमने कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और हो सकता है मेरे को इसे समझाने में टाइम लग जाए। जैसे ओस्मोटिक, जैसे सबसे अच्छा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसी कई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। ओस्मोटिक प्रेशर, बस 3 लिख दी मैंने, बस बहुत समझ गए तुम कहां जा रहा है टॉपिक। अब समझना जरा, इससे समझना। बॉइलिंग पॉइंट, ओहो, हो सकता है ये भी समझाना पड़े। किसी भी लिक्विड में, कोई भी लिक्विड तब बॉईल होता है जब आप उसे हीट करें और लिक्विड ऊपर की तरफ 1 atm प्रेशर जनरेट करने लगे। और ये अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग टेम्परेचर पर होता है। अलग अलग लिक्विड ऊपर की तरफ 1 atm प्रेशर अलग अलग टेम्परेचर पर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ऊपर से भी नीचे की तरफ 1 atm प्रेशर लगता है। तो बॉईल होने के लिए जरूरी है कि ऊपर उठते समय पार्टिकल 1 atm मिनिमम फोर्स लगाए, तभी वो फ्रीली एयर में जा सकता है, नहीं तो एयर उसे नीचे दबा देती है। अगर मैं इसमें सॉलिड सोल्यूट डाल दूं
तो सॉलिड सोल्यूट, देखो ध्यान दो, ये सॉल्यूशन है, कोलाइडियल सॉल्यूशन नहीं, ट्रू सॉल्यूशन है ये। मैं ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। मैंने इसमें सॉलिड सोल्यूट डाला, ये सॉल्वेंट था, मैंने सॉल्वेंट में सॉलिड सोल्यूट डाला, और वो सोल्यूट के पार्टिकल काफी छोटे होते हैं। छोटे होने पर ध्यान देना, इस बात से ही टॉपिक समझ में आया, ये पार्टिकल काफी छोटे होते हैं, स्मॉल। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल काफी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल। अच्छा, तो जो भी सब्सटेंस आपने डाला था, मे बी वो ये था, और ये सब्सटेंस काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा है। अगर ये ट्रू सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे साइज में टूट गए हैं। अगर सोल्यूट के पार्टिकल छोटे साइज में टूटे हैं तो उनका नंबर हाई हो जाएगा, संख्या ज्यादा हो जाएगी। अब मान लो सोल्यूट के 2 ही टुकड़े हुए तो 2 ही पार्टिकल बनेंगे, 4 टुकड़े हुए तो 4, 5 टुकड़े हुए तो 5। तो सोल्यूट जितना ज्यादा टूटेगा, पार्टिकल जितने ज्यादा छोटे होंगे, उनका नंबर उतना ही ज्यादा होगा, यानी हाई नंबर ऑफ पार्टिकल। अब सोल्यूट डालने से हुआ क्या कि सोल्यूट के पार्टिकल, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं ना, 1 एटीएम, उस प्रेशर को रोकते हैं, ये सरफेस पर आ जाते हैं पार्टिकल। अब ये पार्टिकल खुद तो ऊपर उठते नहीं है, और नीचे से जो सोल्वेंट के पार्टिकल हैं उन्हें भी उठने से रोकते हैं। यानी ये सोल्वेंट, ये जो सोल्यूट के पार्टिकल है, बोझ की तरह है। अब सॉल्वेंट को ऊपर उठना है इनको लेकर, मतलब इनका वजन सहते हुए, इनको लेकर तो नहीं जाएंगे, लेकिन इनका वजन सहते हुए अपनी छाती पर इनका बोझ लिए ऊपर उठना है। तो अब 1 एटीएम प्रेशर जनरेट करना मुश्किल हो गया है यहां पर। तो ऐसे में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, अब आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा सॉल्वेंट को, तो इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ता है जितने ज्यादा आपने पार्टिकल डाले हैं। पार्टिकल कौन से डाले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है प्रॉपर्टी। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना सिर्फ पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड है, नेचर पर नहीं। अगर मैंने कह दिया कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना डेल्टा टीबी लिख दू ना, ये इतना बड़े बड़े वर्ड क्यों बोल रहा हूं। अगर डेल्टा टीबी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब डेल्टा टीबी की वैल्यू सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स की संख्या क्या है, इस बात पर नहीं कि पार्टिकल्स का नेचर क्या है, पार्टिकल किस चीज के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां हाई नंबर ऑफ पार्टिकल है तो हाई डेल्टा टीबी आएगा। लेकिन सोचो अगर जादू हो जाए विद ए मैजिक, अब ये सोचना है, मैजिक वैजिक कुछ नहीं हो रहा है, मतलब एक इमेजिनेशन है। मान लो कि ये पार्टिकल कोलाइडियल पार्टिकल की रेंज में आ जाए, यानी जुड़ जाए आपस में, जुड़ के बड़े हो जाएं, बड़े होके ये किस रेंज में आ जाए, कोलाइडियल रेंज में। आप इतना, या तो आप ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए सोल्यूट के पार्टिकल इतने छोटे ना हुए होते, बल्कि इतने छोटे हुए होते, कोलाइड रेंज में आ गए होते। अगर ये कोलाइडियल रेंज में आ जाते तो इनकी संख्या घट जाती, क्योंकि ये बड़े हैं, और बड़े हैं तो ये कई कई के गुच्छे हैं, तो ये लो नंबर ऑफ पार्टिकल। अब अगर पार्टिकल कम हो जाएंगे तो डेल्टा टीबी को तो बस इस बात से मतलब होता है कि पार्टिकल ज्यादा है या कम, अगर कम है तो लो डेल्टा टीबी। तो आपको यह समझना है कि ट्रू सॉल्यूशन के मुकाबले कोलाइडियल सॉल्यूशन की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होती है। जैसे कोलाइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा टीबी कम आएगा, डेल्टा टीएफ कम आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम आएगा, क्योंकि कोलाइडियल सॉल्यूशन में पार्टिकल बड़े होते हैं और उनकी संख्या कम रहती है। ये बात मुझे बतानी है, समझ आया कि नहीं, बताओ। यस सर, आ गया।
ठीक है भैया चिरंजीवी रश्मीत काजल, चलो। तो पहला ये समझ में आ गया कि हमें क्या पढ़ना था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में। मतलब हमें ये बताना था कि कोलाइडल सॉल्यूशन have low value of कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू लो होती है कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। ये लाइन समझनी थी हमें, यही टॉपिक है हमारा, ये समझ लेना ही हमारा टॉपिक था। ये मैंने आपको समझाया। सब कुछ किताब से पढ़ोगे तो याद रखना, बहुत आगे तक जाओगे। स्क्रीनशॉट लो इसका, टिंडल इफेक्ट पढ़ा रहा हूं। देखो जी टिंडल इफेक्ट, देखो ऐसा है कि आप टिंडल इफेक्ट क्या होता है जानते हैं। पहली बात तो काफी बच्चे, इसमें भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन आता है इसका थियोरेटिकल। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन आता है इसका। लेकिन जो किताब समझा रही है, जो उसकी लैंग्वेज है, उसकी एक तरीके से हिंदी बता देता हूं मैं, समझा देता हूं कि क्या कहना चाह रहे हो। देखो कुछ ऐसे समझो, ये जो है ना एक पाइप है जिसमें से पानी निकल रहा है फ्लो में, ऐसे थोड़ी देर फ्लो में रहेगा ये और ऐसे नीचे चला जाएगा। तो इतना ज्यादा रियलिस्टिक बनने की जरूरत नहीं है, इसे सीधा कर दीजिए, ये पानी है। कैसा दिख रही है, मैं देखूं। हाँ दिख रहा है। तो ये, हाँ, तो ये जो पानी है, अगर इसके सामने एक इतना बड़ा पार्टिकल आ जाए, छोटा रेत का कण जो बहुत छोटा होता है, जैसे मेरे हाथ में धूल के कण है, वो आ जाए यहां पर, तो क्या ये पार्टिकल वेरी स्मॉल, बहुत छोटा पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल, क्या ये छोटा सा पार्टिकल पानी के फ्लो में कोई चेंज कर सकता है? क्या पानी को वापस मोड़ सकता है, या पानी को छितरा सकता है, मतलब स्कैटर्ड कर सकता है, इधर उधर फैला दे कि भाई पानी। हाँ, अगर मैं अपनी उंगली बीच में रख दूं तो पानी का फ्लो बिगड़ जाएगा, इधर उधर भागेगा पानी। मगर क्या ये छोटा सा पार्टिकल ऐसा कर सकता है? तो आंसर नहीं। वहीं अगर पार्टिकल साइज में थोड़ा बड़ा हो, ज्यादा बड़ा ना हो, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, थोड़ा बड़ा हो, जैसे इतना बड़ा, तो ये क्या, इतना बड़ा ले लो चलो, ये क्या कर सकता है? क्या ये पानी को रिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी वापस मोड़ सकता है? आंसर है नहीं। तो ये क्या कर सकता है? ये पानी को स्कैटर्ड कर सकता है, यानी छितरा देना बोलते हैं इसे, ऐसे ये कर सकता है ये पानी के साथ। ऐसा तो नहीं कि पानी उस पार्टिकल से टकरा के लौट ही आया, ऐसा नहीं हो सकता। इसे कहते हैं स्कैटर्ड हो जाना, पानी फैल गया अलग अलग डायरेक्शन में। ये जो पार्टिकल है ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह है। जब आप एक लाइट बीम, बहुत डार्क है, बिल्कुल डार्क, अंधेरा समझना, बिल्कुल डार्क है, जब आप एक लाइट बीम किसी सॉल्यूशन पे डालते हैं, तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट और, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट। और सोल्यूट जो होता है उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, मैं दिखाई नहीं रहा पार्टिकल्स को, और बहुत छोटे पार्टिकल इस लाइट बीम को
स्कैटर्ड नहीं कर पाते। स्कैटर्ड या ऐसा समझ लीजिए कि लाइट उन पार्टिकल से टकरा के लाइट की बीम पर कोई असर नहीं होता है। ना ही लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ना ही रिफ्रैक्शन, ना ही डिस्पर्जन, ना ही स्कैटर्ड। कुछ नहीं होता लाइट का उन पार्टिकल से टकरा के। अब सवाल यह कि लाइट दिखती कब है? लाइट कभी भी ट्रेवल करती हुई नजर नहीं आती है। लाइट सिर्फ लाइट खुद लाइट को कोई नहीं देख सकता है। हम दरअसल उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो लाइट की वजह से चमक रहे हैं। अगर कमरे में लाइट दिख रही है तो वो इस वजह से क्योंकि वो ऑब्जेक्ट चमक रहे हैं, और जहां जहां ऑब्जेक्ट चमक रहे हैं लाइट मुझे दिख रही है। ऑब्जेक्ट के चमकने के कई कारण हैं, एक तो रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन, और एक है वही स्कैटर्ड। अब अगर कोई लाइट बीम एयर में चलती हुई नजर आ रही है तो दरअसल वो एयर में जो बड़े पार्टिकल्स हैं साइज में, एयर के पार्टिकल तो दिख भी जाते हैं आंखों से यार, ट्रू सॉल्यूशन के नहीं दिखते हैं। तो एयर में जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर्ड कर पा रहे हैं, और स्कैटर्ड करने से लाइट चमक रही है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखता है ये देखना। ये ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई लाइट नहीं है, ये मैं यहां खड़ा हूं। अब अगर इस पे लाइट पड़ती है और ये लाइट को स्कैटर्ड कर पाया या रिफ्लेक्ट कर पाया, तो स्कैटर्ड का मीनिंग क्या होता है? लाइट की डायरेक्शन चेंज कर देना। मगर समझो पानी की तरह लाइट नीचे आके गिर नहीं जाती है, ये समझना। पानी तो टकरा के नीचे गिर जाएगा मगर लाइट नहीं गिर जाएगी। अगर लाइट को स्कैटर्ड करोगे तो जिस डायरेक्शन में करोगे उसी में भाग पड़ेगी। तो अगर लाइट इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुई तो मेरी आंखों को लाइट इस पार्टिकल से आती हुई नजर आएगी और पार्टिकल मुझे नजर आने लगेगा। और जब मुझे पार्टिकल नजर आने लगेगा तो मुझे लगेगा कि मैं लाइट बीम को देख पा रहा हूं, क्योंकि ये पार्टिकल चमक रहा है और बाकी कुछ साइड का नहीं चमक रहा है। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ना ही लाइट को स्कैटर्ड कर पा रहे हैं ना रिफ्लेक्ट, इसीलिए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल बड़े होते हैं, इतने इनफ बड़े कि वो लाइट को स्कैटर्ड कर पाते हैं। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं लाइट को, लेकिन मोस्टली पार्ट, अधिकतर पार्ट जो है लाइट का वो स्कैटर्ड होता है। तो स्कैटर्ड होने से ऐसा होता है कि लाइट बीम अंदर नजर आने लगती है। तो ये बिल्कुल सीधी क्यों नजर आती है अगर ये स्कैटर्ड हो रहा है, ये भी मैं समझा सकता हूं। देखो सीधी वो लाइट बीम का ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है, ये तुम्हारी आंखें बना रही है बॉर्डर। दरअसल तुम्हारी आंखें इससे कम इंटेंसिटी को ठीक से देख ही नहीं है। यहां से जैसे ही मतलब इस लेवल से इंटेंसिटी लाइट की जैसे ही नीचे गिरती है, मीनिंग लाइट जितना आप इसकी विड्थ बढ़ाएंगे रेंज, उतनी लाइट डिम होती नजर आती है। तो इस लेवल से जब लाइट नीचे जाती है तो आपकी आंखें उन्हें देखना बंद कर देती है, इसलिए ये शार्प बीम नजर आ रही है। अब अगर आप इसे दो तरीके से देखें, एक तो ऊपर से, तो ऊपर से अगर आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। मेरे को माइक्रोस्कोप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दरअसल उन्होंने बनाया है माइक्रोस्कोप। तो आप राइट एंगल से देख रहे हैं बीम को 90 डिग्री से। तो ऊपर जो लाइट जा रही है वो लाइट है जो स्कैटर्ड हो रही है। ये स्कैटर्ड लाइट है या रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड लाइट है। ये अलग अलग, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी पहुंचेंगी और स्कैटर्ड भी पहुंचेंगी। ये ट्रांसमिटेड लाइट है जो सीधी चली गई है। कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी हुई होगी, बहुत कम पार्ट। अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू इसे देखेंगे तो आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा। ट्रांसमिटेड लाइट सिर्फ ये दिखाएगी कि आपको कोलाइडल सॉल्यूशन थोड़ा सा धुंधला नजर आएगा, ट्रांसल्यूसेंट। ये करके देखना, बस थोड़ा धुंधला। लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे, ऊपर की तरफ से, तो आपको ओपेल सेंस नजर आएगी। ओपेल सेंस का मतलब है इस पाथ का ग्लो करना, और ये रेड या ब्लू कलर में
ग्लो करता हुआ नजर आएगा, ज्यादातर ब्लू, क्योंकि ब्लू सबसे पहले स्कैटर्ड होता है। आपको इस टॉपिक में कभी भी ये अंदाजे नहीं लगाने होते कि कलर क्या नजर आएगा। मैं आपको समझा क्या रहा हूं पता है, कि ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू देखना क्या होता है और स्कैटर्ड लाइट के थ्रू देखना क्या होता है। वो ये खुद बता रहा है कि ये कोई नियम नहीं है कि ट्रांसमिटेड लाइट से देखोगे तो ट्रांसल्यूसेंट ही नजर आएगा। अरे थोड़ा बहुत कलर भी नजर आ सकता है, हो सकता है आपके पास स्कैटर्ड लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंच गई हो, मगर ज्यादातर पार्ट जो होता है ट्रांसमिटेड लाइट का वो अनटच होता है, सीधा चला गया। जो अनटच है वो लाइट वैसी की वैसी ही आपकी आंखों में पहुंच जाएगी। जो स्कैटर्ड या रिफ्लेक्टेड है उसमें कलर होगा, क्योंकि लाइट जब स्कैटर्ड हो जाती है तो उसका डिस्पर्जन हो जाता है। स्कैटर्ड हो जाने से डिस्पर्जन हो जाता है, इसे सुनना। अगर लाइट स्कैटर्ड हो जाती है तो लाइट रे की जो बीम्स है, यानी लाइट रे के अंदर जो वेवलेंथ है वो अलग हो जाती है। लाइट के स्कैटर्ड होने से लाइट जिन वेवलेंथ से, जिन कलर से बनी है, वो कलर अलग हो जाते हैं और वो विजिबल होने लगते हैं रेड और ब्लू की फॉर्म में। आपसे कोई वहां ये नहीं कहेगा कि ये बताइए ये वाला कोलाइडल सॉल्यूशन किस रंग का दिखेगा, या आंसर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलर बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। मैंने आपको जस्ट वो थ्योरी समझाई है जो उन्होंने वहां पर लिखी है। ऑपेलसेंस में आपको दिखा सकता हूं कि क्या होता है, 1 मिनट रुकना, एक फोन ले आओ, म्यूट कर दूं तुम्हें, एक और फोन उठा लाऊं घर से। सिर्फ माइंड म्यूट है आपका। देखो ये अंगूठा देखना मेरा, इसमें कोलाइडियल पार्टिकल है अंगूठे के अंदर, ब्लड के अंदर, और ये लाइट है। और ये देखो, ये रेड कलर में ग्लो कर रहा है ना, ये ओपेलसेंस है। मेरा अंगूठा इस समय ओपेलसेंस दे रहा है। इस तरीके से ग्लो करना, ऐसे ही कोलाइडियल सॉल्यूशन ग्लो करने लगता है, ऊपर से देखने पर नजर आएगा ग्लो। जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है ना, उसका ज्यादातर पार्ट अनटच होता है। इसमें कोई, ये तो बीम आपको वैसी नजर आएगी जैसी यहां से आ रही है। अगर लाइट स्कैटर्ड या रिफ्लेक्टेड है तो उसमें कुछ चेंज हुआ है, पार्टिकल्स ने किया है, वो चेंज कलर की फॉर्म में नजर आएगा। और ओपेलसेंस का मतलब है सॉल्यूशन ऐसे ग्लो करेगा, ये ऊपर से देखने पर ब्लू रेड जो भी कलर आएगा। समझिए मेरी बात को कि ये नहीं बताओ। हम्म हम्म अब एक टॉपिक है कलर। ये दो टॉपिक बड़े छोटे हैं, कलर और ब्राउनियन मूवमेंट। अभी खत्म हो जाएंगे 5 मिनट में, यहां से शुरू करेंगे कल। इसको मिलाकर अगली क्लास में, इसको मिलाकर जो आगे का टॉपिक है वो टोटल 45 मिनट का काम होगा चैप्टर खत्म होने तक। कलर दरअसल आप एक टॉपिक पढ़े नहीं, एक चीज और पढ़ा दूं मैं, रुक जाओ। देखो मेरे को ये भी मैं बता सकता, चलो मैं बता देता हूं, रुको 1 मिनट। कलर पहले समझा दूं मैं भाई, कलर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो कलर बताने की कोशिश मत करने लग जाना कि सर जी हमें भी मालूम पड़ रहा है कलर कैसे। अबे वो कलर कलर भी बता रहा है, वो बता रहा है कलर कैसे आता है। मतलब अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन पर लाइट बीम डालेंगे और ऊपर से देखेंगे तो जो ओपेलसेंस आएगा उसका अलग अलग कलर आता है।
तो वो जो कलर दिखाई देता है स्कैटर्ड लाइट का, वो कई बातों पर डिपेंड करता है। पहला, कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड, कि कौन सी लाइट स्कैटर्ड हुई है ज्यादा। जैसे हम पढ़ते थे 10th क्लास में कि दिन के समय सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, ऊपर होने का मतलब डिस्टेंस कम होती है हमसे। दरअसल सूरज अगर वहां चला जाए होराइजन पे तो डिस्टेंस बढ़ जाती है। एटमोस्फियर कुछ ऐसा है ना, ऐसा, इस तरीके से ऐसा। तो उधर अगर आप यहाँ खड़े हैं तो उधर डिस्टेंस ज्यादा रहती है सन से, और अगर ऊपर आ जाए तो सन से डिस्टेंस कम हो जाती है। तो जब लाइट चलती है तो लाइट के पार्टिकल्स को एयर स्कैटर्ड करती है, सबसे ज्यादा ब्लू स्कैटर्ड होता है। रात के समय क्या होता है, लाइट कुछ ज्यादा ही स्कैटर्ड हो जाती है। ज्यादा स्कैटर्ड होने से ब्लू कलर स्कैटर्ड हो थोड़ा तो वो नजर आएगा। अगर मैं ब्लू कलर के पेंट को थोड़ी सी दीवार पे लगा दूं तो वो नजर आएगा, और पूरे कमरे में फैला दूं एक बूंद को तो वो नजर आनी बंद हो जाएगी। तो वेवलेंथ जो लाइट की स्कैटर्ड हुई है, कलर उस पर डिपेंड करता है। अब लाइट की कौन सी वेवलेंथ स्कैटर्ड होगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट scattered depends on साइज ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल्स का साइज क्या है। समझाता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं, इससे कोई नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। ये लाइन लाइन के अलावा कुछ ज्यादा समझने से। देखो, छोटे साइज का पार्टिकल है ये, और ये एक बड़ी वेवलेंथ की लाइट है। ऐसी लाइट के चांसेस ज्यादा होते हैं पार्टिकल को बिना टच किए ही वापस सीधा चले जाने के, इतनी बड़ी वेवलेंथ के। अगर पार्टिकल बहुत छोटा हो साइज में और वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो, ऐसी, वो ऐसे निकल जाती है लाइट। मे भी टकरा भी सकती है, लेकिन चांसेस की बात चल रही है ज्यादातर, क्योंकि पार्टिकल तो बहुत छोटा है और लाइट के ऊपर नीचे से जाने के लिए स्पेस बहुत ज्यादा है वेवलेंथ के। मगर अगर छोटे साइज के पार्टिकल को ऐसी वेवलेंथ मिले लो, तो ये ऑलमोस्ट पार्टिकल के सामने से ही होकर गुजरेगी और चांस बढ़ जाते हैं लाइट के टकराने के। तो छोटे साइज के पार्टिकल छोटी वेवलेंथ को स्कैटर्ड करते हैं, और छोटी साइज के पार्टिकल्स के लिए बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर्ड करना मुश्किल होता है। वहीं अगर पार्टिकल बड़ा हो, तो बड़े पार्टिकल के लिए चांस बढ़ जाते हैं कि वो ऐसी वेवलेंथ को भी स्कैटर्ड कर सकता है कि वेवलेंथ वहां जाके टकराएगी। कुछ इस तरीके से है ये, इससे कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि wavelength of light scattered depends on size of particle. Bigger size scattered, bigger wavelength. यानी बड़े साइज के पार्टिकल ज्यादातर बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर्ड करेंगे। तीसरी चीज, यही नहीं, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल ही नहीं, सेम साइज के पार्टिकल भी अलग अलग लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं अगर उनका नेचर अलग है। सेम ही साइज के, भाई देखो इसमें लिखा है कि कौन सी वेवलेंथ स्कैटर्ड होगी, डिपेंड है पार्टिकल के साइज पर। दो 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाले दो अलग अलग नेचर के पार्टिकल हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों का साइज सेम है तो वो एक ही वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर्ड करेंगे। अगर उनका नेचर अलग हुआ, पार्टिकल अलग अलग चीज के हुए, तो भी वो लाइट को अलग अलग तरीके से स्कैटर्ड करेंगे। तो वेवलेंथ लाइट की कौन सी स्कैटर्ड होगी वो साइज पर ही नहीं, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल एंड ऑल्सो ऑन नेचर। तो आप कैसे बता पाएंगे, देखिए अगर वेवलेंथ कौन सी स्कैटर्ड हुई है, ये साइज पर डिपेंड है। अब साइज की कोई रेंज हो कि भाई इस साइज से ऊपर ये स्कैटर्ड होंगे, इस साइज से नीचे वो, अब यहाँ कोई रेंज तो लिखी नहीं है, नंबर लिखा हो। दूसरी बात ये भी लिखा है कि अगर साइज भी सेम हो तो भी नेचर पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग पार्टिकल, साइज के पार्टिकल अलग अलग लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। तो ये मकसद ये नहीं है इनका कि आप कलर बताएं, ये मकसद है इनका कि आप समझे कि कलर डिपेंड किन बातों पर है। तीसरी चीज, ऑब्जर्वर नहीं,
तीसरी चीज जो है वो ये है कि मैं लिखना क्या समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये तो मालूम है क्या है। तीसरी चीज है कि हाउ ऑब्जर्वर रिसीव लाइट। कलर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल से देख रहे हैं, आप कौन सी लाइट को देख रहे हैं, आप स्कैटर्ड लाइट को देख रहे हैं या रिफ्रैक्टेड को या ट्रांसमिटेड लाइट को देख रहे हैं, तो आप किस एंगल से कोलाइडल सॉल्यूशन को देख रहे हैं इस बात पर भी कलर डिपेंड करता है। यानी एक ही बंदे को जिनमें नेचर साइज सेम हो और दो अलग अलग बंदे सेम नेचर और सेम साइज के कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर अलग अलग एंगल से अलग अलग देख सकते हैं। एक बोलेगा मुझे रेड नजर आ रहा है, एक बोलेगा मुझे ब्लू नजर आ रहा है। तो यहां पर भी समस्या है। तो कलर को सिर्फ समझना है कि कौन सा कलर दिखाई देगा ओपेल सेंस में, कलर बताने के लिए नहीं आता है। अगर कलर बताने के लिए आ रहा है तो वो ऐसे आ रहा है जैसे इसी टॉपिक के नीचे उन्होंने गोल्ड का एग्जाम्पल दिया है कि गोल्ड का सॉल इस कलर का होता है, तो वो ये पूछ लेगा कि गोल्ड का सॉल किस कलर का होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं किताब पढ़ोगे तो ही क्वेश्चन ठीक से सॉल्व होंगे। तीसरी चीज है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट ये बताता है समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ज्यादा देर का काम नहीं है। अच्छा ये देखो, जब एक लाइट बीम किसी कैनोपी से एंटर करती है कमरे में तो उसका पाथ विजिबल होता है। इससे अच्छा समझा सकता हूं मैं, ये छोड़ो लाइट बीम से। ये डिस्पर्जन मीडियम है लिक्विड और ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। आप जब इन पे लाइट डाल के देखेंगे ना तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ये पार्टिकल अपनी जगह पर बैठते नहीं है, कभी भी रुकते नहीं है। और क्या ऐसा यही पार्टिकल करते हैं कोलाइडल? नहीं, हर लिक्विड के पार्टिकल में ऐसा ही होता है। और अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड के अंदर है तो उसके पार्टिकल अपनी जगह पर स्टेबल नहीं होते हैं, ये मूव करते रहते हैं। ये अलग स्पीड से, ये अलग, ये अलग। मगर एक खास बात क्या दिखती है इनमें, ये कभी नीचे आके नहीं बैठते हैं। तो अगर ये नीचे आके नहीं बैठते हैं तो ऐसी क्या वजह है कि ये लगातार मूव करते रहते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, ये नीचे नहीं बैठ रहे, थक नहीं रहे हैं? उसका कारण ये है, एक दिन एक पार्टिकल थक के नीचे आ रहा था। जब वो थक के नीचे आ रहा था तो उसी समय दूसरा पार्टिकल यहां से जा रहा था और इस पार्टिकल ने इस पे टक्कर मारी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी और ये नीचे जाना भूल गया। जिसने टक्कर मारी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और वो नीचे आने लग गया। जब वो नीचे आने लग गया तो तीसरा पार्टिकल उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसने इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। क्या ये सोच समझ के ऐसा कर रहे हैं? नहीं, दरअसल पार्टिकल्स इतनी भारी संख्या में होते हैं कि लगातार वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। टकराते रहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। कोई अगर थक जाता है पार्टिकल और नीचे की तरफ आने लगता है तो ये बहुत 99.9% चांस होते हैं कि नीचे आने से पहले ही दूसरा पार्टिकल उसे टक्कर मार देगा और अपनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो मोशन है एक दूसरे से टकराना और ये जिगजैग मोशन में मूव करना, इसे कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ये जो मूवमेंट आप देखते हैं कैनोपी के अंदर, जब कोई लाइट बीम एक अंधेरे कमरे में एंटर करती है तो जो एयर के पार्टिकल आपको जिगजैग मोशन में चलते हुए दिखते हैं इधर उधर, वो एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और एक दूसरे को नीचे गिरने से बचाते हैं। यही जिगजैग मोशन ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। आपको बोलना है कि ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं और नीचे आके नहीं बैठते। बताइए, समझ आया? ये पांचवा कल से पढ़ेंगे। बस ये लास्ट है, यस जल्दी सर। बता दो बच्चा। ठीक, ठीक है भैया, गुड। चलिए जी।